नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आह। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुनंदा ने अपने छोटे बेटे सुशील की शादी में बड़ी बहू सरला को उपहार में दिए जेवरों में से पुराने जमाने की सोने की हंसुली और कमरबंद छोटी बहू सुशीला को शादी के समय बरी में दे दिए। अब शादी के शुरुआती दिनों के बाद जब सुशीला दूसरे शहर में नौकरी करने वाले अपने पति के साथ जाने लगी तो उसने अपने सारे जेवर भी अपने साथ रख लिए। ऐसा करते देख सास ने कहा, बहू, परदेश में सारे जेवर ले जाने की जरूरत नहीं है। दो चार जोड़ी हल्के फुल्के ले जाओ, बाकी लॉकर में रख देंगे। माँ जी, मुझे तो गहने पहनने का बहुत शौक है और अब मैं अभी नहीं पहनूंगी तो फिर कब पहनूंगी? ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे गहने तुम्हें ही ध्यान रखना है। पर सुनो बहू, कमरबंद मत लेकर जाना बेटा। क्यों मम्मी? इसलिए बेटा कि कमरबंद और हंसुली ये दोनों। लेकिन बहू ने बीच में ही माँ को टोक दिया। बोली, मम्मी जी, कमरबंद और हंसुली ये दोनों ही तो एंटिक पीसेस है। बाकी सारी चीजें तो सभी के पास में होती है। फिर माँ जी, मैं कोई बच्ची थोड़ी ही हूँ, अपनी चीजों का मैं ध्यान रखूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बहू, अब तुमसे क्या पर्दा करना। बेटा, सभी घरों में ऐसा होता है। दरअसल कमरबंद सरला का है और हंसुली तुम्हारी है। बेटा, तुम्हें तो सुशील ने बता ही दिया होगा कि कारोबार में घाटे के चलते अभी शादी का इंतजाम पूरी तरह से था नहीं, पर तुम्हारे पिताजी इसी महीने ब्याह करना चाहते थे। हाँ, पर कमरबंद तो आपने बरी में उपहार के रूप में दिया है और ये तो पुराने जमाने का है, अभी तो नहीं बनवाया ना। बहू, हाँ, मैं यही समझाना चाहती हूँ कि अक्सर ही ऐसी घर में जो एक ही चीज का सेट होता है वो हर बहू को बरी में सबके बीच में अपना मान बढ़ाने के लिए और बहू का मान बढ़ाने के लिए चढ़ाया जाता है। ऐसा हर घर में होता है बहू, केवल अपने ही घर में ऐसा हुआ है ऐसी बात नहीं है। परिवार में जो पुरानी पुश्तैनी चीजें रहती है वो एक एक दो दो ही रहती है, और घर में अगर तीन चार बहुएं हों तब वो उन चीजों को बरी के समय उन्हें चढ़ाया जाता है, बाद में घर में रख लिया जाता है। ना मम्मी जी, मैं अपनी चढ़ाई हुई चीजों को तो दूंगी नहीं। आपसे न बन रहा था तो ना देते, मैंने तो नहीं कहा था ना। इतना कहकर सुशीला तो अपने कमरे में चली गई, पर सरला के कान खड़े हो गए, क्योंकि जिस अंदाज में नई नवेली सुशीला ने सास के सामने मुंह खोला था, चटर पटर की थी, उसे देखकर सरला मन ही मन डर गई कि खाली सोने के बना हुआ कमरबंद अब उसके हाथ से तो निकल गया, और पहली बार उसने भी सास के सामने मुंह खोल दिया। देखो माँ जी, मैं कह देती हूँ, अगर इसने मेरा कमरबंद नहीं दिया तो मैं अपने मायके वालों को बुलाऊंगी। फिर मत कहना कि उन्हें बीच में लाने की क्या जरूरत थी। अब तू ही बता बहू, मैंने तेरे सामने ही तो कितनी बार उससे कहा है, लेकिन सुशीला मान नहीं रही है। और मैंने सुशीला से तेरे सामने ना कहा क्या कि सोने का कमरबंद सरला का है और सोने की हंसुली सुशीला की है? सारे फसाद की जड़ तो आप ही हो ना माँ। क्यों आपने मेरा कमरबंद सुशीला को चढ़ाया? आपने क्या सबको सरला जैसे सरल ही समझ लिया है? बहू तू सबर कर, मैं सुशील से बात करूंगी। अरे घर परिवार में तो ऐसे एक दूसरे की चीज चढ़ा ही देते हैं, दोनों परिवारों की इज्जत का मामला होता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि नहीं मम्मी जी, मैं कुछ नहीं जानती। इससे पहले इससे तो पहले मैं ही आई इस घर में, और दोनों चीज पहले ही मुझे आपने चढ़ा दी थी, पर मैंने तो कभी भी किसी भी चीज पे अपना हक न जताया। हमें तो यही सिखाया कि घर के बड़े जैसा कहेंगे वैसा ही करना। हाँ बेटी, तू सही कह रही है, तभी तो पूरी रिश्तेदारी में तेरा उदाहरण दिया जाता है। तू चिंता मत कर बेटी। सुनंदा ने मौका पाते ही सुशील से कहा, देख सुशील, मेरे लिए दोनों बहुएं एक जैसी है, और बुजुर्गों की दो चीजें ये एक एक ही है मेरे पास में। तेरे भैया की शादी के समय मैंने तुम दोनों के सामने ये बात कही दी थी कि अभी तो सरला की बरी में हंसुली और कमरबंद दोनों दे रही हूँ, पर बाद में हंसुली छोटी बहू के पास रहेगी। कहा था कि नहीं बता? अब तू सुशीला को समझा। माँ, उपहार में दी चीज वापस लोगी क्या? वाह बेटा वाह, उस दिन तो कह रहा था माँ कौन पहनता है आजकल जेवर, एक दिन का दिखावा होता है। भाभी के कहने चढ़ा दो, कुछ नया बनवाने की जरूरत नहीं। शुक्र है कि मैंने उसका जेवर का सेट इसको नहीं चढ़ा दिया। सुशील और सुशीला का रुख देखकर सरला के पति देवेंद्र ने ही कहा, सरला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, बात को मत बढ़ाओ, कारोबार को थोड़ा संभल जाने दो। मैं ऐसा कमरबंद तुम्हारे लिए भी बनवा दूंगा।
सास ससुर और पति की लाचारी को देखकर सरल मना सरला ने अपना मन मार लिया, पर उसने उस दिन के बाद से ना तो सुशीला से बात ही की और ना ही सुशील से। इस बात को बरसों बरस बीत गए। जब तक सास ससुर रहे, सरला ने देवर देवरानी के आने पर कोई रोक टोक नहीं की, पर उन दोनों के देहांत के बाद उसने सुशील और सुशीला से साफ कह दिया, हमारा और तुम्हारा रिश्ता माँ जी और बाबूजी के कारण ही था। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे बेईमान लोगों की परछाई भी मेरे परिवार पर पड़े। तुम अपने घर में खुश रहो और हम अपने घर में। मकान और दुकान में हिस्से के पैसे तुम ले ही चुके हो। इस तरह दोनों भाई एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। दोनों भाइयों के बच्चों को केवल इतना भर पता था कि किसी बड़ी लड़ाई के कारण परिवार में इतनी कड़वाहट आ गई है कि जिसे चाह कर भी मिटाया नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी एक का जिक्र दूसरे भाई के सामने नहीं करते थे। समय बीतता गया और देखते ही देखते बच्चे ब्याहने लायक भी हो गए। आज सरला की बेटी का विवाह था। खूब चहल पहल थी। बस देवेंद्र को ही अपने छोटे भाई सुशील की कमी खल रही थी। कैसा भी था, पर भाई था उसका। पर सरला को किस मुंह से कहे, क्योंकि वक्त ने तो उसे अपना वादा पूरा करने का मौका नहीं दिया था। बेचारा कई बार कहता, माफ करना सरला, तुम्हारे लिए कमरबंद बनवा ही न पाया। शायद मैं तो तुम्हारा कर्जदार ही होकर मरूंगा। तब सरला ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए हमेशा यही बात कही थी कि कैसी बात करते हो तुम, मेरे नसीब का नहीं था। अगर होता तो मेरे ही पास न रहता। सरला की बेटी की विवाह की धूमधाम पूरी हो गई। बेटी विदा होकर चली भी गई। दूसरे दिन सभी कामों से निपटकर देवेंद्र कन्यादान की रकम गिनने के इरादे से संभाल कर रखा हुआ बैग निकाल कर लाया और सरला से बोला, आओ सरला, ये रुपए और दूसरे उपहार देख लेते हैं। शाम तक रुचि आ जाएगी मिलने के लिए, तब उसका सामान उसे दे देंगे। कॉपी में लिखे रुपयों से मिलान करने के बाद सारे मिले उपहारों को देखा और कॉपी बंद करने के इरादे से जैसे ही उठाई कि एक नए पन्ने पर नजर गई, जहां पाजेब, अंगूठी और कमरबंद लिखा था। कमरबंद किसने दिया? दोनों के मन में अपने कमरबंद की याद ताजा हो गई। देने वाले का नाम लिखा था शैलेश राज, पुत्र सुशील। देवेंद्र ने फटाफट बैग टटोला तो एक थैली में 3 मनमोहक गिफ्ट पैक दिखाई दिए। सरला ने धड़कते दिल से जैसे ही पहली पैकिंग खोली तो मुंह खुला का खुला रह गया। ये तो मेरा ही कमरबंद है। कैसे? देवेंद्र ने तुरंत ही कन्यादान की जिम्मेदारी संभालने वाले अपने बुआ के बेटे को फोन मिलाया। भाई साहब, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ सकते हैं? फुफेरा भाई आ भी गया जल्दी से। तब फुफेरे भाई ने ही बताया कि सुशील का बेटा इसी शहर में नौकरी करता है और वही कन्यादान में कमरबंद देकर गया है। देवेंद्र और सरला को हैरान और परेशान देखकर भाई साहब ने कहा, मैं अभी फोन करके शैलेश को बुला लेता हूँ, उसी से बात कर लेना। आधे घंटे के बाद ही शैलेश आ गया, एकदम सुशील का हमशक्ल। देवेंद्र का दिल भर आया। उसका मन किया कि उठकर शैलेश को गले लगा ले, पर सरला की उपस्थिति में उसने खुद पर काबू कर लिया। शैलेश ने आते ही ताऊ ताई के पैर छुए और फिर सकुचाते हुए एक और बैठ गया। शैलेश, अगर तुम शादी में आए थे तो मिले क्यों नहीं? और कन्यादान में ये कमरबंद क्या तुम्हारे माता पिता ने भिजवाया है? देवेंद्र ने जब ये पूछा तो शैलेश से कि कुछ बोलने से पहले ही भाई साहब बोले, देवेंद्र, सरला जब यह 12वीं कक्षा में पढ़ता था ना, तब सुशील रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया था। करीब 1 साल तक उसे जेल में रहना पड़ा। सुशीला के भाई ने भी मुसीबत में उनका साथ नहीं दिया। उन्हीं दिनों सुशीला ने मुझे फोन किया और सहायता की प्रार्थना की थी। उन दोनों पर मुझे भी गुस्सा था, पर तुम्हारी बुआ यानी कि मेरी माँ ने अपने भतीजे की सहायता करने की गुहार लगाई तो फिर मैं मना नहीं कर पाया। शैलेश की फीस तक के पैसे नहीं थे उनके पास। बस जैसे तैसे करके सुशील बाहर आया, पर 2 महीने के भीतर ही लकवे का शिकार होकर उसने हमेशा के लिए खाट पकड़ ली है। लोगों के हाथ पैर जोड़कर और सुशील की शारीरिक दशा को मद्देनजर रखते हुए सुशीला को गुजारे लायक नौकरी मिल गई। और आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? नहीं देवेंद्र, कई बार कोशिश की तुम्हें बताने की, पर तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट भरी हुई थी कि तुमने इस घर में सुशील का नाम लेने तक को मना किया था। देवेंद्र का दिल भर आया। उसने पूछा, ले भाई साहब, अब कैसा है मेरा भाई?
हाँ, उस समय तो मेरा मन कड़वा था, गुस्सा था मैं, जीवन के अनुभव की कमी थी। अब तो वे सब बातें मैं भी भूल चुकी हूँ। सरला बोली, अरे जमीन जायदाद रुपए गहने क्या अपनों से बढ़कर होते हैं? चलिए शैलेश के साथ सुशील भैया के घर चलते हैं। सरला और देवेंद्र भाई साहब के साथ शैलेश के घर चल पड़े। घर की बिखरी हालत उनके जीवन की दशा को बखूबी बयान कर रही थी। बिस्तर पर पड़े सुशील की आंखों से बहते आंसू उसके मन के पश्चाताप के निशाने थे और उसके दोष को धोते जा रहे थे। और जेठ जेठानी के सामने सुशीला के जुड़े हुए हाथ इस बात को समझाने के लिए काफी थे कि किसी की आह कभी खाली नहीं जाती। उसी समय सरला ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, किसी एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए तो। हमारे रहते हुए ना तो सुशीला मजबूरी में घर चलाने के लिए नौकरी करेगी और न देवरा अकेला पड़ा रहेगा। भगवान ने जो कुछ दिया है उसमें हमारा आराम से गुजारा हो जाएगा। शैलेश बेटा, जरूरी सामान बांधने में माँ की मदद करो, बाकी का सामान बाद में अपने भाई या ताऊ के साथ आकर ले आना। भाभी, क्या आपने मुझे इतना सब होने पर भी माफ कर दिया? सुशीला ने सरला के पांव छूते हुए कहा। तो सरला बोली, चुप रह पगली, बहुत अपनी चला ली तूने। पर मैं तेरी सास नहीं, मैं तेरी जेठानी हूँ, जेठानी। मैं तेरी मनमानी तुझे नहीं चलाने दूंगी। मैं बड़ी हूँ और बड़ी ही रहूंगी। ये कह के सरला ने सुशीला को गले लगा लिया, बरसों की कड़वाहट को मिटा दिया। शैलेश पास में खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था, मुस्कुराते हुए अपनी नम हो आई आंखों को पोंछ रहा था। तो मित्रों, ये थी कहानी आह। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।